आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया है कि जो अर्थ की सरफेस है वो बनी कैसे, जो इसकी सतह है वो बनी कैसे? क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी भी आया कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, ये मूव कैसे होते हैं? मैंने तो नहीं देखा कभी मूव करते हुए। आया कि नहीं आया? क्या आपने कभी सोचा कि यार कहीं पे पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स ही प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यू और ये सब होता क्या है? कि अब भाई 70% पानी से बना हुआ है, ऐसा क्यों? आया है कि नहीं आया? आया हो और नहीं आया है तो इन सवालों को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर ऑफ क्लास 9 चैप्टर 2 ज्योग्राफी से शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय आर्यन झा। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर्यन झा, वेलकम टू एडिमेंटर इंडिया। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो अभी मैंने आपसे को क्वेश्चंस बताए, ठीक है, इन क्वेश्चन से ये चैप्टर शुरू होता है और हम इस चैप्टर में पूरी की पूरी एनसीईआरटी फिनिश करेंगे। हाँ, 100% एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होगा और एट लास्ट एक ट्रिविया भी मिलेगा आपको, सो प्लीज बी देयर। तो भाई अब सवाल आता है, ये जो अर्थ की सरफेस है वो बनी कैसे है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या है? ठीक है, तो दो यहाँ पर हमें पढ़ने हैं दो तरीके के क्लासिफिकेशन। पहला होगा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होगा मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। अभी आगे हम इसको और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यार, केमिकली क्लासिफाई जब हम करते हैं तो हम पूरी जो ये अर्थ की सरफेस है, हमको तो सिर्फ ऊपर की सतह दिखती है बट नीचे और भी चीजें होती है। ठीक, तो उनको फिर हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो पहली लेयर का नाम हम देते हैं क्रस्ट। ठीक, अब ये भी दो प्रकार के, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियानिक क्रस्ट। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो हमारी जमीन है जिस पर हम रहते हैं, उसके नीचे की जो क्रस्ट होती है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। और लाइक जो वाटर बॉडीज है, मेजर वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, बड़ी बड़ी सीज, ठीक है, तो मेजरली ओशंस, ठीक, तो उनको उनके नीचे की जो सरफेस है, भाई पानी के नीचे भी तो लैंड है ना, तो वो लैंड जो होती है उसको हम कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। ठीक, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो होती है 30 से 70 किलोमीटर। ठीक, इतनी थिक रहती है। और ओशियानिक क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो होती है 5 से 10 किलोमीटर। ठीक, क्रस्ट से जब हम नीचे जाते हैं तब आता है मैंटल। ठीक है, तो मैंटल जो है काफी गर्म होता है। ठीक है, और मैंटल की ही वजह से सारे ही वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, क्योंकि जो गर्मी होती है वो यहीं से मिलती है। जो एनर्जी आती है ना वो पार्टिकल्स में वॉल्केनो के, वो यहीं से आती है। और जैसे ही अर्थक्वेक होता है तब वो सारे पार्टिकल्स, ठीक है, तो मैंटल समझ गया हम। और कोर जो हमारे अर्थ के सबसे बीच में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोर। अब इसमें केमिकल क्या, देखो यार, क्रस्ट पे हमें अलग तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, मैंटल पे हमें अलग तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, कोर में हमें अलग तरीके के केमिकल्स मिलते हैं। तो उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा। ठीक, अब दूसरा आता है मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब देखो यार, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में हमने इसको किस तरीके से क्लासिफाई करा। सबसे पहले आता है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट से हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाते हैं तब आता है अपर मैंटल। उस चलो ठीक, अब जैसे मैंटल है अपना, ठीक, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक अपर मैंटल, एक लोअर मैंटल। ठीक है, अब अपर मैंटल में भी एक छोटा सा पार्ट रहता है रिमेनिंग अपर मैंटल। ठीक है, ये इसका काफी छोटा सा पार्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ डिनोट करा। ठीक है, उसके बाद आता है लोअर मैंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। ठीक है, अब देखो, जो क्रस्ट होती है ना, क्रस्ट वो रिजिड होती है, अपर मैंटल भी रिजिड होती है, लेकिन जो रिमेनिंग अपर मैंटल होती है वो एक प्लास्टिक टाइप का बिहेवियर शो करती है। ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। लोअर मैंटल सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर भी सॉलिड होता है। ठीक, क्रस्ट रिजिड, अपर मैंटल रिजिड, जो रिमेनिंग अपर मैंटल प्लास्टिक टाइप बिहेवियर,
लोअर मेंटल इज गोना बी आर सॉलिड, आउटर कोर लिक्विड, इनर कोर सॉलिड। ठीक है, सब चंगासी, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखो जो क्रस्ट होती है और ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो होता है वो लिथोस्फीयर होता है। हाँ, बस इतना ही लिथोस्फीयर होता है। ये जो रिमेनिंग अपर मेंटल वाला पार्ट है ना, ये डिंग 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 डिंग, हाँ, ये होता है एस्थेनोस्फीयर। हाँ, मेरे साथ बोलो, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, वेरी गुड। अब लोअर मेंटल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, सिर्फ लोअर मेंटल, डिंग 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 डिंग, ये था लिथोस्फीयर, ये था एस्थेनोस्फीयर। और ये जो लोअर मेंटल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं मीजोस्फीयर। ठीक, एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक, कि भाई हमने जो अर्थ का कॉम्पोजिशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला केमिकल कॉम्पोजिशन, दूसरा मैकेनिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या आता है, सबसे पहले क्रस्ट, वो भी दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है 30 से 70 किलोमीटर के थिक, और जो अपना ओशियानिक क्रस्ट होता है वो होता है 5 से 10 किलोमीटर का थिक। सही है। उसके बाद आती है मेंटल, उसके बाद आती है कोर। इसको हमने केमिकल क्लासिफाई इस तरीके से करा है कि जिस लेयर में जो मिनरल्स मिलते हैं तो उसको हमने एक अलग नाम दे दिया। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन डन। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, अब मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सबसे ऊपर आता है अपना क्रस्ट, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, सतह। उसके नीचे आता है अपर मेंटल। ठीक है, अब अपर मेंटल का जो में ही एक छोटा सा सब पार्ट है रिमेनिंग अपर मेंटल। ठीक है, अब जो अपर मेंटल और ये है क्रस्ट, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। रिमेनिंग अपर मेंटल जो होता है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इन दोनों के नीचे आता है अपना लोअर मेंटल। लोअर मेंटल को कहते हैं मीजोस्फीयर। उसके नीचे आता है आउटर कोर, उसके नीचे आता है इनर कोर। इन दोनों के नाम आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि हमने लेयर्स को नाम दिए ना, लाइक मीजोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इनके नाम आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है हमारा कि भाई इनकी स्टेट क्या है। सबसे पहला क्रस्ट रिजिड होता है, अपर मेंटल रिजिड होता है, रिमेनिंग अपर मेंटल प्लास्टिक लाइक बिहेवियर शो करता है, लोअर मेंटल ये अपना सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। ठीक है, अब देखो लिथोस्फीयर में रिमेनिंग अपर मेंटल नहीं आता। ठीक है, इसका एक अलग ही लेयर बना हुआ है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, लेट्स गो। और भाई एनर्जी है या नहीं, और भाई एनर्जी बची है अभी से फर्स्ट लो। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ही दिया था W.J. मॉर्गन साहब ने। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, क्रस्ट प्लस रिजिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल। अपर मेंटल के दो पार्ट्स थे, रिमेनिंग अपर मेंटल और अपर मेंटल। रिमेनिंग अपर मेंटल प्लास्टिक वाला था, ठीक है, प्लास्टिक बिहेवियर शो करता था, और अपर मेंटल रिजिड था। ठीक, तो भाई क्रस्ट और रिजिड पार्ट ऑफ अपर मेंटल को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। बट लिथोस्फीयर भी तो यही होता है, लिथोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक, अब ये इनका जो है लाइक हमने कह सकते हो जो टाइप्स है, ठीक, वो 3 तरीके के होते हैं आपके 9th के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, ठीक है, ओशियानिक प्लेट्स लाइक आपका पैसिफिक प्लेट्स, और आपका मिक्स्ड प्लेट्स। ठीक है, बाकी ये जो 6 प्लेट्स है ये काफी मेजर टाइप के हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। आपका टास्क है कि कमेंट अभी करके बताओ, तो ये वीडियो पॉज करो और अभी बताओ कि भाई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स में कौन सी कंट्रीज आती हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट में कौन सी कंट्रीज आती है, अफ्रीकन प्लेट में कौन सी कंट्रीज आती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में कौन सी कंट्रीज आती है, यूरेशियन प्लेट में कौन सी कंट्रीज आती है, एंटार्क्टिकन प्लेट में कौन सी कंट्रीज आती है, और आप किस प्लेट से बात कर रहे हो और किस प्लेट से आप ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, कमेंट जरूर करना। अब भाई सवाल आता है कि ये प्लेट्स कहीं ना कहीं तो मीट करती हो, इनकी भी तो कोई ना कोई बाउंड्री होगी। तो हाँ भाई, प्लेट की बाउंड्रीज होती है और यही वो जगह जहाँ पर ये मीट करती है। ठीक है, अब तो ये बाउंड्रीज ना 3 प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, अब देखो
ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है ना, कन्वर्जेंट, तुमने साइंस में शायद पढ़ा हो, कन्वर्ज करना, पास आना, ठीक है, आपने मिरर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि भाई रेज पास आती है लाइट की, ठीक, तो जब चीजें पास आती है उनको कहते हैं कन्वर्जेंस, और जब रेज दूर जाते हैं उनको कहते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। तो भाई जब कोई प्लेट, ये एक सेकेंड, या तो भाई जब दो प्लेट्स कोई भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ओशन ओशन, कॉन्टिनेंटल ओशन, ठीक, वो पास आती हैं तो बनती है हमारी ये कुछ चीजें बनती, क्या चीजें बनती, जैसे जब ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट आती है तब बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालयास, ठीक है। जब कॉन्टिनेंटल और ओशियन प्लेट्स टकराती हैं, ठीक है, भिड़ती हैं एक दूसरे से, तब बनते हैं fold plus volcanic mountains such as Andes, the longest mountain range in the world, present in the western boundaries of South America, ठीक है। ये इसकी लेंथ तकरीबन 5,000 किलोमीटर होती है, एंडीज की जो मतलब रेंज है, ठीक है। फिर ओशन और ओशन का जब होता है तो भी माउंटेन्स बनते हैं, वो ओशंस के नीचे बनते हैं, जैसे मिडरेज हो गया, ठीक है, कोरल रिज हो गया, ठीक है। तो ये जो रिजेस होते हैं ना, यही होते हैं। फिर लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कुछ नहीं है, वो एक पहाड़ के, एक माउंटेन रेंज के ऊपर के एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। तो वो भी इसी तरीके से बने हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वेदरिंग एंड इरोजन, या फिर मैं कहूँ वेदरिंग और वेदरिंग एंड इरोजन, ये दोनों ही अलग चीजें। कई बार लोगों को लगता है ये दोनों सेम चीज होते हैं, बट नहीं। देखो, इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड सर्फेसेस विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स देयर मूवमेंट। भाई अगर रॉक्स और सरफेसेस टूट रही हैं, पानी जैसे बहा के ले जाती है, विंड उड़ा के ले जाती है, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है कि इनका मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं इरोजन। बट जब सेम चीज जब सेम चीज विदाउट मूवमेंट हो, ठीक है, विदाउट मूवमेंट हो जाए, उसको कहते हैं वेदरिंग, ठीक है। जैसे फिर इसके 3 प्रकार होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। इरोजन तब होता है जब मूवमेंट के साथ ब्रेकिंग डाउन हो, और जब बिना मूवमेंट के ब्रेक डाउन हो चीजें, उनको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के 3 प्रकार होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब भाई सवाल आता है, व्हाट आर एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। कोई भी चीज जो वेदरिंग और इरोजन को सपोर्ट कर दे, लाइक वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हो, तोड़ने में हेल्प कर रहे हो, किसी भी चीज में हेल्प कर रहे हो, उसको कहते हैं हम एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, रिवर्स, ग्लेशियर्स, ठीक है, और कई बार लाइक एनिमल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें होती है, विंड, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। टॉपिक हमारे पास रनिंग वाटर। देखो, रनिंग वाटर कहते हैं चलता हुआ पानी बड़ा घातक होता है, ठीक है। जब पानी चलता है तो वो फोर्स तो लगाता है, और इस वजह से तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अच्छा भैया, कैसे लैंडफॉर्म? देखो, जब रिवर अपने अपर कोर्स पे रहता है ना, तो वी शेप्ड वैलीज और वाटरफॉल्स बनाता है। आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे। अब जो वी शेप्ड वैलीज कह रहे थे, जैसे अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हो और वहां आपने कोई रिवर देखी, तो हमने नोटिस किया जैसे ये एक पहाड़ है, ठीक है, और ये दूसरा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से रोड जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो रिवर बहती रहती है, ठीक। तो ऐसा अगर आप कभी गए हो पहाड़ों पे तो आपने देखा हो, ठीक है। तो दीज आर नोन एज वी शेप्ड वैलीज और वाटरफॉल्स, तो आप जानते हैं, ठीक, कि एक हाइट से जब पानी गिरता है लार्ज अमाउंट में, तो हम उसे कहते हैं वाटरफॉल।
मिडिल कोर्स पे बना था ये मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक्स, ये आपके लिए नया है। देखिए ये एक रिवर जा रही है जा रही है जा रही है। अब भाई जब उसमें पानी ज्यादा रहता है तो भाई जगह तो उसके पास उतनी ही है, और एक बार में ज्यादा पानी तो निकाल नहीं सकती है सीज और ओशंस में। तो भाई ये प्लेन्स में जो है ऐसा मिएंडर्स बनाते हुए जाती है, ठीक है। फिर जब फ्लो कम हो जाता है तो उसके पास इतनी ये फ्री की थोड़ा बैठे कि ऐसे ऐसे पूरा घूम के जाए, ठीक है। तो जैसे ही फ्लो कम हो जाता है ये शॉर्टकट अपनाने लगती है, बस इसी चीज को तो हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों कहा? क्योंकि वो जो ऑक्स का एक ऑक्स का हम्प होता है ना, तो उसकी तरह दिखती है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। अब भाई बात आती है लोअर कोर्स। लोअर कोर्स मतलब भाई वो जगह जहाँ पर ये जो रिवर होती है ना वो जाने लगती है, मिलने लगती है सीज और ओशंस में। हाँ जी, तो अब बारी आती है लोअर कोर्स की। देखो जब लोअर कोर्स रहता है तो ये जो रिवर्स होते हैं ना वो डेल्टाज और अलुवियल फैंस छोड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें बनाने लगती हैं, ठीक है, जैसे ही सीज आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, बहुत फर्टाइल सॉइल रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने सारे अलुवियल डिपॉजिट्स छोड़ देते हैं जो भाई वो अपर कोर्स और मिडिल कोर्स से थोड़ा इरोड करके ले गए थे, ठीक है। तो इस वजह से इन एरियाज में राइस बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है। अगर आपको पता हो सुंदरबांस डेल्टा, ठीक है, कृष्णा और कावेरी डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए डेल्टाज के एग्जाम्पल। कोस्टल इरोजन, भाई देखो जैसे प्लेन्स में इरोजन होता है ऐसे कोस्ट्स में भी इरोजन होता है। कोस्ट क्या होता है भाई, वो एरिया जहाँ पर सी और लैंड मिलते हैं, ठीक है। भाई कोस्टल इरोजन कब होता है भाई, जब वेव्स, टाइड्स और करंट्स जो है ना लैंड को इरोड करते हैं, ठीक है, इरोजन करते हैं लैंड का, ठीक है, उसको कहते हैं हम कोस्टल इरोजन, ठीक है। अब देखो यार हमको वेव्स और टाइड्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो पानी जो है ना दिन में 2 बार ऊपर आता है थोड़ा और नीचे जाता है, ठीक है, इस वजह से ही उसको हम कहते हैं टाइड। और ये जो वेव्स होते हैं वो जो टाइम टाइम पे आती रहती है, हर थोड़े थोड़े टाइम पे, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स, उसको कहते हैं वेव्स, ठीक। अब देखो यार इन कोस्टल इरोजन की वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्लिफ, ठीक है, वेव कट प्लेटफॉर्म, केव्स, आर्चेस, ट्रैक्स, ठीक है। में क्लिफ तब बनता है जब पानी जो होता है वो एक मास लैंड मतलब बड़े से लैंड का नीचे का पार्ट इरोड कर देती है। वेव कट प्लेटफॉर्म्स उनको कहते हैं जब एक फ्लैट एरिया बच जाता है इरोजन के बाद। केव्स, जब सी में थोड़े केव्स बन जाते हैं उनको कहते हैं सी केव्स। ऐसे क्लिफ्स और आर्चेस में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ दूंगा, उसमें आपको जो है ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप सारी चीजें एक व्यू में कहते हैं ना विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो। आई नो आपको ये सी लैंडफॉर्म्स कुछ अच्छे से समझ नहीं आए, बट मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप इसको विजुअलाइज नहीं करते तब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं जल्दी आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करूँ, सी आर्क, सी क्लिफ, सी केव, सब कुछ, कि भाई इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, डीफॉर्मेशन कैसे होता है, भाई एक दूसरे में बदलते कैसे, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी वीडियो आपको इस वीडियो के 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। और मुझ पर विश्वास रखें आप, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। लेट्स गो। भाई जोश अभी से तो ठंडा नहीं हो गया, जोश है ना अभी, क्योंकि अभी तो हमें ग्लेशियर्स करना है, विंड्स करना है, डेजर्ट्स के ड्यून्स के बारे में पढ़ना है, और अभी एक सरप्राइज और है। मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा, और इसके साथ ही साथ वो ये जो भी विजुअलाइजेशन वाली चीजें ना, जैसे सी लैंडफॉर्म्स हो गए, ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, ड्यून्स हो गए, इनको आप बिना देखे नहीं समझ सकते, ठीक है। मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा, लेकिन जब आप देखोगे ना आपको एक और ब्रॉडर पर्सपेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो
लास्ट में मैं क्या करूंगा कि अपनी पीपीटी से, ठीक है, आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो आखिर तक बने रहें, और अभी तक अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करना यस, ठीक है। वी गॉट द राइट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद ग्लेशियर्स, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ठीक है, देखो, जब बर्फ होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी मेल्ट करती है और रिवर बनती है, ठीक है। तो वो बर्फ से लेके रिवर के बीच का जो पीरियड है ना, वो जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसको कहते हैं हम ग्लेशियर्स। आपने कुछ ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर्स, यमुनोत्री ग्लेशियर्स, सुना है नहीं सुना है? नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। जो गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं वो गंगा रिवर का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर, ठीक है। अब देखा जाए तो इस चैप्टर में मेनली हमें बताया गया है ग्लेशियल इरोजन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, ग्लेशियर इरोजन्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब ग्लेशियर्स ना स्लोली मूव करते हैं एक लैंड के ऊपर, ठीक है। ये मेरा लैंड है, इसके ऊपर ग्लेशियर्स जा रहे हैं, 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 जा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो मेरे हैंड पे, यानी ये जो लैंड है मेरा हैंड और लैंड, ठीक, तो उस पे जो भी वो होंगे अपने रिसोर्सेस, उसको ये लेते जाएगा, लेते चला जाएगा, लेते चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं ग्लेशियर इरोजन। इरोजन क्यों कह रहे हैं, वेदरिंग क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इरोजन रादर देन सेइंग इट वेदरिंग, ठीक है। और भाई ये इसी प्रोसेस में, ये इरोजन में ये कुछ का ये बना देते हैं लैंडस्केप्स, ठीक है। अब इनमें से कुछ कॉमन लैंडस्केप्स क्या है? यू शेप्ड वैलीज, ठीक है। यू शेप्ड वैलीज क्या होते हैं? जैसे ये एक पहाड़ है, डैम नहीं यार, ये ये एक पहाड़ है, ठीक है। ये दूसरी बेटर डायग्राम, ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब ये ऐसे जो है, हाँ, तो इस प्रकार के होती हैं ये अपनी यू शेप्ड वैलीज, ठीक है। यहाँ पर फ्लो करते हैं ग्लेशियर्स, और हमने पढ़ा था कि जो वी शेप्ड वैलीज होती हैं, लाइक कुछ इस प्रकार की, उसमें फ्लो करते हैं हमारे रिवर्स, ठीक है। ये देखो, ये वी शेप्ड का है, ये यू शेप्ड का है, इसीलिए इनको इस टाइप का नाम मिला है, ठीक है। जो अगली चीज है वो होती है हैंगिंग वैलीज, ठीक है। अब ये हैंगिंग वैलीज तब मिलती है हमें जब कोई छोटा ग्लेशियर ना किसी बड़े ग्लेशियर से मीट करे। छोटा ग्लेशियर, बड़ा ग्लेशियर, हाँ। अब जैसे कोई छोटा सा ग्लेशियर है, लाइक ये दिन से ना कोई छोटा सा उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, उसका उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट और वो जो है किसी बड़े ग्लेशियर को मीट करे, ठीक है। किसी बड़े ग्लेशियर से कहते हैं ना उसका इंटरसेक्शन हो, ठीक है। तो वो दिखाता हूँ आपको, ये पहाड़ है, ठीक है। अब होता क्या है ना कि अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ग्लेशियर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक, और यहाँ ये हमारी यू शेप वैली है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या करता है, थोड़ा इसको वेदर करके, इरोड करके थोड़ा ऐसा बना देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन हैंगिंग वैली, ठीक। खैर इसको हैंगिंग वैली तो नहीं बोलते, ठीक। कुछ इस प्रकार की होती है हमारी हैंगिंग वैली, जिससे ग्लेशियर्स जो है ना बड़े ग्लेशियर से जब मीट करते हैं, ठीक। ये वाटरफॉल्स में भी आपने देखा होगा, ठीक। जो वाटरफॉल्स होते हैं मेजरली जो माउंटेन्स पे रहते हैं, वो भी इसी का एक सब टाइप है, ठीक है। अब आते हैं भाई फ्यॉर्ड्स। मैं जानता हूँ आप इसको बोलेंगे एफ जॉर्ड, बट ये एफ जॉर्ड नहीं है, फ्यॉर्ड है, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्यॉर्ड, ठीक। मेरे साथ बोलो, फ्यॉर्ड, 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 फ्यॉर्ड। जोर से बोलो, घर में ही हो, बोलो जोर से, ठीक। देख लेना आसपास को होना, नहीं तो फ्रॉड सुन लेना, ठीक। फ्यॉर्ड, 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 ठीक है। तो भाई फ्यॉर्ड क्या होते हैं? जब ग्लेशियर्स क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, उसके बाद क्या होता है, वो सीज ओशंस की तरफ जब जाते हैं
तो वो जो इनलेट होता है ना, ये ओशियन का इनलेट और ये अपना फ्योर्ड, ये अपना ग्लेशियर, ठीक। तो इसके बीच में जो वाटर बॉडी रहते हैं उसको बोलते हैं फ्योर्ड, ठीक। अब ये लाइक थाईलैंड वगैरह की अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो तो उसमें आपने ये देखा होगा कि वे माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, और बीच में जो है वो रहता है ओशन का एक छोटा सा पार्ट, वो फ्योर्ड नहीं है बट फ्योर्ड उसी प्रकार का होता है। फ्योर्ड से वो क्यों डिफरेंट है कि फ्योर्ड बना रहता है ग्लेशियर्स से, ठीक है, समझ गए। चलो अब भाई आते हैं सर्क्स, ठीक। आपको मैं जानता हूँ सर्क्स और हैंगिंग वैलीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, द रीजन बीइंग क्योंकि इनका फिगर काफी सेम होता है काफी हद तक, ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ से कोई कह सकते हैं हम ग्लेशियर फ्लो करते जा रहा है, ये मैंने काफी ज्यादा ही स्टीप बना दी, ठीक। अब यहाँ से कोई ग्लेशियर फ्लो करते हुए जा रहा है, तो वो बीच में क्या करेगा, इरोड करेगा लैंड को, ठीक है। तो लैंड को वो क्या करेगा, कुछ ऐसा बना दे। तो ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं आप इस जगह पे, उसी को कहते हैं सर्क्स, ठीक है। क्या कहते हैं, सर्क्स, ठीक है। अब देखो, अब बारी आती है एरिड्स की, ठीक है। एरिड्स, इनको कहते हैं एरिड्स, ठीक। ये जो आप स्टीप सा देख रहे हैं ना माउंटेन का पार्ट, उसी को कहते हैं एरिड्स। एक स्टीप नाइफ टाइप का जो ग्लेशियर्स को सेपरेट करो, उनको कहते हैं एरिड्स, ठीक है, समझ गए। चलो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखो, ग्लेशियर्स जब माउंटेन से जाते हैं तो इरोड करते हैं लैंड को, ठीक है। इरोजन क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू ग्लेशियर्स, तो इसको कहते हैं हम ग्लेशियल इरोजन, ठीक। अब ये जो इरोड करता है लैंड को तो कई तरीके के लैंड फॉर्म्स बनाता है। कुछ लैंड फॉर्म्स, इनमें से कुछ लैंड फॉर्म्स हैं यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज, एरिड्स, सर्क्स और फ्योर्ड्स, ठीक। अब देखो यार, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि व्हाट आर ग्लेशियर्स, डिफाइन ग्लेशियर्स, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लेशियर्स, ठीक। तुमको क्या करना है, पहले ग्लेशियर्स क्या होता है थोड़ा सा वो बता दो, ठीक है। तो पहले ग्लेशियर्स के बारे में बता दो, उसके बाद तुम वो बता दो कि भाई वो जब इरोड करता है ना लैंड को, तो कई तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाता है। उन लैंडफॉर्म्स के एग्जांपल्स दे दो, लाइक यू शेप्ड वैलीज, हैंगिंग वैलीज, फ्योर्ड्स, सर्क्स, एरिड्स, ठीक। अभी मैं तुमको इनके एग्जांपल्स भी दूंगा, ठीक है। वेट फॉर द एंड, देयर इज अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। लेट्स गो। विंड, भाई हवा जो बहती है उसको विंड कहते हैं। ये तो काफी सिंपल है भैया, ये भी पढ़ाते हैं क्लास 9 वाले में, हाँ जी, ये एनसीईआरटी में है आपके, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो विंड क्या होता है आप बता दो। विंड इरोजन, हाँ यहाँ पे भी हमें इरोजन ही पढ़ना भैया, ये एनसीईआरटी वालों को इतना प्यार क्यों इरोजन से, नहीं। तो इरोजन इज समथिंग कि दो, इसी की वजह से कई जगह पे काफी ज्यादा अलूवियल डिपॉजिट होता है, इसी की वजह से काफी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इसी वजह से क्लास 9th में ये चैप्टर इस बार काफी इंपॉर्टेंट कर दिया। इवन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में आपने अभी तो कई बार इरोजन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। हमें लगता है कि ये हमेशा खराब होता है, क्यों, क्योंकि ये जो है सैंड, सिल्ट, सॉइल को हमेशा लेकर जाता है। हाँ, कुछ केसेस में ये खराब है, ये भाई अच्छी खासी जो मिट्टी होती है उसको बहाकर ले जाता है, लेकिन कई बार, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये काफी यूजफुल होता है। ये कई तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाता है और काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। लाइक जब आप प्लेन्स में जाते तो वहां पे वो एलुवियल डिपॉजिट छोड़ देता है। जब रिवर्स जाती है माउंटेन से और प्लेन्स की तरफ, ठीक, तो माउंटेन से लेकर आती है सैंड, सिल्ट, क्ले, सॉइल, एलुवियल, ठीक, और उसको प्लेन्स पे छोड़ देती है, जहां पे अब देखो माउंटेन्स पे उतनी खेती नहीं हो सकती है जितनी प्लेन्स हो सकती है। तो जब प्लेन्स पे वो एलुवियल सॉइल बनती है सैंड, सिल्ट एंड क्ले से, तब वो काफी फर्टाइल होती है और वहां पे अच्छे से खेती हो जाती है, ठीक है। तो चलो अब विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो भाई विंड इरोजन तब होते हैं जब स्ट्रॉन्ग विंड्स, ठीक है, वो लूज पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल को, ठीक है, उड़ाकर ले जाते हैं, ठीक। और इससे कई सारे लैंडस्केप्स भी बनते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो लैंडस्केप्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं लिख के दे सकता हूँ रिवर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स, विंड्स, इन सब में से किसी पे भी आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है। अब देखो ये कुछ लैंडस्केप्स बनाते हैं, ठीक है। अब लैंडस्केप्स कौन से, यरदान्स या यार्डान्स जो भी कह सकते हो, ठीक है। ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, ठीक है। अब होता है कि जब विंड ब्लो करती है तो वो ना ऐसी, ठीक है, ऐसी 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 ये कुछ रॉक्स की पट्टियां बना देती है, ठीक है, रिजेस, ठीक है। इनको रिजेस कहते हैं। एक स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ, ठीक है भाई, एकदम पतली सी पट्टी बना देती है, लंबी सी, ठीक है। इनको कहते हैं रिजेस, ठीक है। और इनका पूरा जो ये पूरा फिनोमिनन है, ये जो चीज बनती है इसको कहते हैं यरदान्स, ठीक है। अब बारी आती है यार ये वेंटी फैक्ट्स क्या होता है, ये वेंटी फैक्ट्स। ये भी हमारा ये जो डेजर्ट है ना, इसी का एक कह सकते हो आप लैंडफॉर्म है, विच इज फॉर्म ड्यू टू ये अपना विंड इरोजन, ठीक है। ये होता क्या है कि जैसे ही कहीं पर कोई कहते हैं ना, इसको यार मैं सच बताऊं विजुअलाइज के बिना ये वेंटी फैक्ट्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, बट आई कैन ट्राई। हाँ तो सुबह भी वेंटी फैक्ट्स, ठीक है। अब वेंटी फैक्ट्स क्या होते हैं, जब विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक, तो वो कहीं पे एक्यूमुलेट होती है, ठीक। अब वो एक्यूमुलेशन की वजह से जो रॉक्स बनते हैं उनको कहते हैं हम वेंटी फैक्ट्स, ठीक है। डिफ्लेशन, हॉलोज और ब्लॉट्स, ठीक। अब जैसे पूरा का पूरा जो है अपना ये डेजर्ट है, ठीक है। अब डेजर्ट में अब यहाँ इस पॉइंट पे जो है बहुत ज्यादा वो इरोड हुई और यहाँ पे एक छोटा सा होल बन गया, ठीक, छोटा सा मतलब एक गड्ढा टाइप का, ठीक। उसको कहते हैं हम डिफ्लेशन होल्स, हॉलोज और ब्लॉक्स, ठीक। डेजर्ट पेवमेंट्स, देखो कुछ डेजर्ट्स में क्या होता है, अब डेजर्ट हमेशा यही नहीं होता कि हाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, ठीक है, पूरी रेत ही रेत रहती है, नहीं। अब रेत को प्रोटेक्ट करने के लिए विंड इरोजन की वजह से जो हल्के फुल्के पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक, वो एक पतली सी लेयर बना देते हैं जिससे ना ये सॉइल्स बच जाते हैं, ठीक, ये रेत बच जाती है, इसी वो कहते हैं डेजर्ट पेवमेंट्स, ठीक है। अभी तो तुमको सब समझ आया ना। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्कर में आ सकता है, बोलेगा एक राइटर शॉर्ट नोट ऑन विंड इरोजन, ठीक। तो तुम सबसे पहले बताओगे विंड इरोजन होता क्या है, ठीक है, और इससे कौन कौन से लैंडस्केप्स होती है, यरदान्स, वेंटी फैक्ट्स, डिफ्लेशन होल्स और हॉलोज और डेजर्ट पेवमेंट्स, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 5 मार्क्स में ज्वाली में, ठीक है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बी रेडी। और जोश अपना ना थोड़ा हाई रखा करो, इतना कम जोश के साथ पढ़ाए में मजा नहीं आता। अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ये अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, हमने तो जो भी वाटर देखा वो सरफेस पे देखा, सीज, ओशंस, रिवर्स, ग्लेशियर्स, पॉन्ड्स, लेक, सब कुछ। देखो यार जमीन होती है ना, उसके नीचे भी पानी होता है, जमीन के नीचे, आपने तो बस जमीन के नीचे जमीन होती है और पानी के भी नीचे जमीन होती है। देखो आपने सुना वाटर टेबल डिप्लीट होना, ठीक, तो जमीन जब बारिश होती है तो जमीन क्या करती है, पानी सोख लेती है, ओशंस, रिवर्स से पानी जो है पोर्स के थ्रू नीचे जाता है, तो उसको कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर, स्पेशली इन एरियाज ऑफ लाइमस्टोन्स एंड सॉल्युबल रॉक्स, अंडरग्राउंड वाटर ज्यादातर वहां मिलता है जहाँ रॉक्स ना थोड़े कमजोर टाइप के, जैसे लाइमस्टोन, सॉल्युबल रॉक्स, जो कहते हैं ना उसको जाने का रास्ता दे दे नीचे, ठीक है, वहां पे मिल जाता है, ठीक। और इस वजह से ये ना काफी यूनिक लैंडफॉर्म्स बनाता है, ठीक। और ये जो लैंडफॉर्म्स बनाता है ना उसको कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ये लैंडफॉर्म का नाम है नहीं, ये उस फिनोमिनन का नाम है कि भाई वो इसको कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी, ठीक। और ये होता क्यों, केमिकल वेदरिंग और इरोजन की वजह से, ठीक है। केमिकली जो वेदरिंग और इरोजन होता है कि ये रॉक्स ना काफी सॉल्युबल होती है, ठीक है, तो ये डिजोल्व हो जाती है कभी कभार, ठीक, कभी कभार इनमें आप कह सकते हो काई देखी आपने, वो लग जाती, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं हम केमिकल वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। अब देखो इसके होते हैं कुल 5
लैंडफॉर्म्स जिससे हमें पढ़ना है। केव्स, देखो जब भी एसिडिक वाटर, एसिड रेन होती है कई जगह पे, वाटर थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर, ठीक, तो जैसे ही ये एसिडिक वाटर जो होता है वो रॉक्स पे जाता है और उन्हें डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। लेकिन लाइमस्टोन और सॉल्युबल रॉक्स काफी ज्यादा यू कैन से वीक होते हैं, या फिर लाइमस्टोन, ठीक है। अगर आपको लाइमस्टोन का फॉर्मूला पता हो, इट्स अ CaCO3। लाइमस्टोन का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं, इट्स CaCO3। और आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि CaCO3 इट इज अ बेस, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने 7वीं क्लास में पूरी मक्कारी करी है, ठीक है, मजे लिए हैं जिंदगी के, स्कूल लाइफ एंजॉय करी है, तो अभी के लिए बस जानो, आप 10th में इसको और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, या हो सकता है 9th की साइंस में हो आपके, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट साइंस, ठीक। CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी के लिए याद कर लो, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस, ठीक है। बेस, हाँ, वो बेसिक होता है नेचर में, ठीक। अब भाई जब बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये एक बेस है, और जैसे इसके साथ एसिडिक वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक, एसिडिक वाटर ने रिएक्ट करना शुरू करा, ठीक, तब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भैया यार ये सोशल साइंस में साइंस कहाँ से आ गई, होता है तो मैंने तुमको पहले ही बताया, सारे सब्जेक्ट्स को मिला जुला के पढ़ो, ठीक है। तो लाइमस्टोन होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लिख देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक बेस, ठीक है। और देखो यार, तुमको बस इतना ये रट ही लो यार तुम तो, ठीक है। एसिड, when acid reacts with base, it neutralizes its effect to form salt and water। भैया वो खाने वाला सॉल्ट नहीं, सॉल्ट और भी तरीके के होते हैं, तो सिर्फ खाने वाला सॉल्ट ही सॉल्ट नहीं होता, ठीक। तो भाई सॉल्ट और वाटर बनाता है ये, जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। तुमको बस इतना लिखना है कि लाइमस्टोन इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, and when it reacts with acidic water it neutralizes and होना है फिर तो जो होना है, ठीक। तो इसी वजह से जब रॉक्स डिसॉल्व हो जाती है ना एसिडिक वाटर में, तो वो बनाती है केव्स, ठीक है। स्टैलेसाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, भाई इनको तो साथ में ही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या, अभी पढ़ेंगे, ठीक। ये मान लो एक केव है, ठीक है, ये पूरी एक केव है, ठीक, ये केव की सीलिंग है, ये केव का ग्राउंड है, ठीक। ये क्या बना रहे हैं आप भाई, ये रॉक्स देखा आपने कभी कभी कि भाई वो सीलिंग से भी आते रहते हैं, फर्श से भी आते रहते हैं, हाँ, बस उन्हीं को कहते हैं स्टैलेसाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स, ठीक। जो सीलिंग से आते हैं ना, ऐसे ये कुछ इस प्रकार के ऐसे 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 रॉक्स रहते हैं ना, वो अभी मैं सरप्राइज रहा उसमें आप देख लेना, ठीक। तो देखो स्टैलेसाइट्स, C आया ना इसमें, C, ठीक। तो भाई C से सीलिंग भी होता है, ठीक। तो जब रॉक्स केव की सीलिंग से अटैच हो तो उनको कहते हैं स्टैलेसाइट्स, और स्टैलेग्माइट्स, G आया ना इसमें, ग्राउंड, ठीक। तो स्टैलेग्माइट्स, ठीक, स्टैलेग्माइट्स क्या होते हैं, ग्राउंड से इवॉल्व करता है, ठीक। याद करनी है ट्रिक, देखो स्टैलेसाइट्स में C आया, सीलिंग से अटैच होंगे, स्टैलेग्माइट्स में G आया, ग्राउंड से अटैच होंगे, ठीक है। डोलाइन्स एंड सिंक होल्स, ठीक। जब अंडरग्राउंड कोई छोटा सा होल हो जाता है और वहां की जमीन ब्रेक डाउन कर जाती है, अंदर समा जाती है, उसको कहते हैं सिंक होल्स या डोलाइन्स, ठीक। अंडरग्राउंड रिवर्स, ठीक, भाई जिन भी रिवर्स का एक अंडरग्राउंड ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम अंडरग्राउंड रिवर्स। लाइक अगर आप कभी चित्रकूट गए हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां पे एक रिवर है गुप्त गोदावरी, ठीक, तो वो एक केव के अंदर से, तो वो एक एग्जांपल है अंडरग्राउंड रिवर का, ठीक है। ये चैप्टर थियोरेटिकली यहाँ पे आपका खत्म होता है, बट अभी भी विजुअलाइजेशन बाकी है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो प्लीज वेट फॉर इट।
सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आर्यन झा। वेलकम टू एडुमेंटोर इंडिया। जैसे कि मैंने अभी शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस के लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको इन चीज़ों को विजुलाइज करने में हेल्प करूँगा, और यही है आपका इस लेक्चर का सरप्राइज। ठीक है, तो इसमें मैंने वो सारी चीज़ें जिनको आप विजुलाइज कर सकते हैं, लाइक अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लाइक रिवर फॉर्म्स, ठीक है, ये अपना वेव कट प्लेटफॉर्म, ये सारे कोस्टल लैंड फॉर्म्स, ये उनका फॉर्मेशन, ठीक है, रिवर वैली, ग्लेशियल वैली, ठीक है, ये अपना वो एपिस्टोम नेशनल पार्क इन यूएसए, एंड ये आपका ये फ्यॉर्ड, एंड दिस इज योर ड्यून्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें मैंने विजुअलाइज करने के लिए रेडी करे हैं। ठीक है, सो ये हमारा है अर्थ का पूरा, ये का पूरा कह सकते हैं आप लेयर्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर, मैंटल, क्रस्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, तो देखो ओशियानिक क्रस्ट की जो कह सकते हैं आप थिकनेस होती है, वो होती है 5 किलोमीटर्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है 30 किलोमीटर्स। ठीक है, सो एंड इट यू कैन से डिपेंड ओवर रीजन एंड रीजन ओवर रीजन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है एस्थेनोस्फियर। मैंने आपको बताया था एस्थेनोस्फियर क्या होता है, वो रिमेनिंग अपर मेंटल का एरिया जो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, उसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फियर। लिथोस्फियर क्या होता है, तो लिथोस्फियर होता है वो क्रस्ट और अपर मेंटल वाला एरिया, फिर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये रही उनकी थिकनेसेस। ठीक है, तो दिस वाज आवर ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला पार्ट। ठीक है ना, if I talk about the next thing, so these are the landforms made by rivers. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक, तो रैपिड्स क्या होता है, जब एक स्लोप पे वो रिवर्स आती हैं, ठीक, काफी सारे रॉक्स रहते हैं, तो उनसे टकराती हुई जो काफी रैपिडली जाती है, तो उसका नाम पड़ जाता है रैपिड्स। ठीक, जब रिवर्स आती हैं, ठीक, और वो यहाँ पर वो काफी सारा अलूवियम छोड़ देती हैं, तो उनको कहते हैं हम अलूवियल फैंस। और अगर मैं बात करूँ मिएंडर्स की, ठीक, तो मिएंडर्स जब रिवर आती है मिडिल कोर्स में, तो वो देख रहे हो आप कितना सारा कर्वी जो लीनियर पाथ है वो कवर करती है। ठीक है, एंड ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जब यही मिएंडर्स, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपको, ठीक, जब ये मिएंडर्स डायरेक्टली यहाँ से जाने लगेंगे, तो ये पार्ट जो होगा वो अपना ऑक्सबो लेक हो जाएगा। ठीक है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी वो रिवर जो है वो यहाँ से आई, ठीक है, और फिर इधर चली गई, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। और जब वो रिवर यहाँ से जॉइंट हो जाएगी, तो ये पूरा पार्ट अलग सा हो जाएगा, एंड उसके बाद ये बन जाता है अपना ऑक्सबो लेक। ठीक है, if I go to the next picture, so it is a wave, so yeah, it is a वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये तो देखने में एक बीच जैसा लग रहा है, ठीक है, नहीं ये बीच नहीं है, ये जो पूरा ये क्लिफ टाइप का पार्ट था, जब इनको रिवर, ये अपना कोस्ट जो है, ये अपनी सी है, ओशन है, उसने ब्रेक डाउन करना शुरू कर, तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेन एरिया बन गया, तो इसे वो कहते हैं हम वेव कट प्लेटफॉर्म। क्या कहते हैं हम इसको, वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर मैं अब आऊँ नेक्स्ट चीज पे, तो ये है अपना कोस्टल लैंड फॉर्म्स। ठीक है, ये बनता कैसे है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ये बनता है वेव्स और करंट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले लैंड फॉर्म की, वो है बीच। ठीक है, तो बीच इज अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है, मेड ऑफ पेबल, ठीक है, और रॉक्स अलोंग द शोर लाइन। ठीक है, and it is formed by the deposition of sediments by wave where wave energy is low। ठीक है, तो बीच कब बनता है, जब एक छोटी सी पट्टी होती है लैंड की, ठीक है, वो जो है बीच कहलाती है। कब, जब उसकी सैंड पेबल्स जो है ना शोर लाइन पे डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, और इस वजह से वहां क्या रहता है, पूरा डिपॉजिट रहता है, जिस वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे कर कर जो डेप्थ होती है रिवर की, वो सॉरी सीज और ओशंस की, वो बढ़ती है धीरे धीरे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी क्लिफ की, ठीक है, तो सी क्लिफ क्या होता है, एक
स्टीप रॉक सरफेस, एकदम एक स्टीप रॉक सरफेस, जैसा आप देख सकते हैं ये रहा एक स्टीप रॉक सरफेस, ठीक है। उसको जब उसका बेस पूरा इरोड कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, एक सेकेंड, इस पिक्चर में दिखा था, ये थी एक स्टीप रॉक सरफेस, ठीक है। इसके बेस को पूरा इरोड कर दिया गया, ये पूरा इसका बेस था, उसको पूरा इरोड कर दिया गया। तो अब इसको बोला जा रहा है क्या, एक क्लिफ, ठीक है। और ये जो है ना एक बेस बनाता है कोस्ट का, ठीक है। और ये होता क्या, जो इसका अपर पार्ट होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं था, और इस वजह से जो क्लिफ होता है वो धीरे 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 पीछे खिसकता चला जाता है, ठीक है। अब भाई आता है अपना नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो वेव्स है ना वो इरोड करती हैं इसकी बेस को, ठीक है। उसके बाद जो है टॉप पार्ट, ऊपर का पार्ट, ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिर जाता है पूरा का पूरा, और उसके बाद धीरे 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 यही प्रोसेस होते जाता है और कर्व पीछे खिसकता जाता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ मराइन टेरेसेस, ठीक है। टेरेस हमको पता है, लाइक आपने कभी ना कभी टेरेस फार्मिंग के बारे में सुना है, ऐसे स्टेप्स बने रहते हैं और उस पे फार्मिंग होती है, ठीक है। तो टेरेस, मराइन टेरेसेस क्या होते हैं भाई, फ्लैट होते हैं ये, ठीक है, स्टेप लाइक सरफेसेस, ठीक है, ऑन लैंड नियर दी कोस्ट, ठीक है। ये कोस्ट एरिया है ना, यहाँ का जो ये लैंड है ना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, लाइक ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे करते करते ये मराइन टेरेसेस होते हैं, ठीक है। और ये ना वेव इरोजन की वजह से होते हैं, जब जैसे पानी, अभी तो ये जो आप देख सकते हैं ये लेवल काफी नीचे है, फिर जब गर्मी बढ़ती होगी, हाई टाइड्स आते होंगे, तो ये काफी ऊपर तक आ जाता होगा पानी, ठीक है। इस वजह से ये लैंड को इरोड करता होगा और हमें मराइन टेरेसेस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं मराइन टेरेसेस, क्या होते हैं सी क्लिफ, और क्या होते हैं बीचेस। तो ये हमारे कुछ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब बाकी को कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा सी केव, ठीक है। सी केव क्या होता है, एक हॉलो स्पेस होती है, ठीक है, इन अ क्लिफ व्हेन वेव्स इरोड अ वीक जोन ऑफ द रॉक, ठीक है। भाई एक क्या होता है, एक जैसे मैंने बताया कि ये है एक पूरा का पूरा आपका क्लिफ, ठीक। तो यहाँ पे एक कोई वीक जोन होता है जिसको इजीली जो है हमारी वेव जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। धीरे 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 ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये बन जाती है एक सी केव, ठीक है, सी के अंदर केव, सी आर्च, ठीक है। फिर जब ये केव क्या होता है ना, वो दूसरे साइड से भी उसके साथ यही हरकत होती है, तो ये बन जाता है एक सी आर्क, ठीक है। और जब मैंने बताया ग्रेविटी की वजह से रूफ गिर जाती है उसकी, तो जब रूफ गिर जाती है तो एक बड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं बड़ा सा रॉक का एक कह सकते हैं पिलर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सी स्टैक। अब आता है भाई एम्बेमेंट क्या होता है, इम्बैकमेंट सुना था, एम्बेमेंट क्या होता है, ठीक। एम्बेमेंट एक वाइड कोस्टल इनलेट होता है, ये उसको आप डिप्रेशन कह सकते हैं, वेयर द सी एंटर्स द लैंड, इट इज द अपोजिट ऑफ अ हेडलैंड, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको प्रीवियस इमेज में ये सेम चीज दिखाऊं, तो ये देखो, ये एक, ये जो पूरा का पूरा ये चीज है, इसको ही कहते हैं हम एम्बेमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, जब सी आता है, ये जो ओशियन आता है, तो जिस इस वजह से एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन बन जाता है एट इट्स इनलेट, इसी लिए हम इसको कहते हैं एम्बेमेंट। अगर मैं बात करूँ हेडलैंड की, तो इसका जो ऑपोजिट पार्ट होता है, ठीक है, यानी जो मतलब सी के अंदर प्रोजेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा उभर जाता है, निखर जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम हेडलैंड, ठीक है। तो अब आप लाइक अगर आपको वो ये सी केव, सी आर्क एंड सी स्टैक का मेजर डिफरेंस समझना है, तो आप ये देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय वेव। मैं ये सारे ही इमेजेस आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहां पर आप इसको इजीली देखकर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई बात आती है कि ये रिवर वैली और ग्लेशियर वैली क्या होता है, ठीक है। तो यस, देखो, रिवर वैली वर्सेस ग्लेशियर वैली, तो रिवर्स जब फ्लो करती हैं तो आप देख सकते हो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, और बीच में ये रिवर फ्लो कर रही है अब,
ठीक है, बीच में ये रिवर फ्लो कर रही है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज, ठीक है। एज यू कैन सी ये एक वी शेप बना रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वी शेप्ड वैलीज, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ग्लेशियल वैलीज की, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये ना यू शेप्ड होती हैं। क्यों? कि ये एक इधर से आई, एक इधर से आई, ठीक है, और एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है। आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा स्टीप है, ये भी कितना ज्यादा स्टीप है। तो इन्हीं इसी स्टीपनेस को एरिट्स भी कहते हैं, ये स्टीपनेस को एरिट कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने में है कि भाई ये काफी ज्यादा ब्रॉड है और ये काफी ज्यादा थिन है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लेशियर होते हैं ना, एक तो ये क्या होता है, काफी ठंडे होते हैं, और ठंडे होने के साथ साथ इनका जो नेचर होता है ना, वो काफी हद तक थोड़ा सॉलिडिफाइड रहता है, ठीक है। पहला रीजन। और ये काफी लिक्विफाइड टाइप का रहता है और काफी लाइक यू कैन से गर्म रहता है। एंड वी नो इन केमिस्ट्री कि गर्म चीजें काफी ज्यादा एनर्जेटिक होती है, जिस वजह से ये काफी यू कैन से कम वाइड रहता है और फटाफट फ्लो करता है। ये तो पहला रीजन था जो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट जो दूसरा रीजन है वो काफी ज्यादा यू कैन से सिग्निफिकेंट है। क्या? कि ये यू शेप्ड वैलीज और यहाँ पे ये जो बेस एरिया ये इनको ज्यादा मिलता है, जिससे ये ज्यादा वाइड हो सकते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टीप है, वी का स्टीप सा यू कैन से कॉर्नर, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर रिवर्स को काफी कम जगह मिलती है फ्लो करने के लिए, ठीक है। नाउ इफ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक। सो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है योजमाइट नेशनल पार्क की, ठीक है। ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। अब ये पिक्चर क्यों है? इस पिक्चर में हम जानेंगे हैंगिंग वैली के बारे में और ग्लेशियल वैली के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये पूरा एक यू शेप्ड वैली आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक यू शेप्ड वैली, और यही है एक ग्लेशियल वैली, ठीक है। तो ये होती है हमारी ग्लेशियल वैली। अगर मैं बात करूँ हैंगिंग वैली की, तो यहाँ पर ये स्मॉल ग्लेशियर है, ये स्मॉल ग्लेशियर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो काफी ऊंचाई पर हों, ठीक है। और इस वजह से ये क्या हो रहा है, नीचे जाने की कोशिश करते होंगे, और नीचे जाने की इसी कोशिश में ये एक बना देते हैं हैंगिंग वैली, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको मिलना है द मेन ग्लेशियल वैली में, ठीक है। अब देखो ये अपनी यू शेप्ड वाली ये ब्लू कलर से आप देख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, या ठीक है, ये जस्ट अ सेकेंड, there's a glitch, yes, ओके। तो ये ब्लू डॉटेड लाइन से आप देख सकते हैं कि यू शेप्ड वैली है, ठीक है। और यही है यहाँ की मेन ग्लेशियल वैली। ये काफी ज्यादा डीपर है, काफी ज्यादा डीपर, आप अगर हैंगिंग वैली से कंपेयर करोगे तो, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ फ्योर्ड्स की, ठीक है, क्या फ्योर्ड्स, तो ये है एक फ्योर्ड, ठीक। ये कौन सा फ्योर्ड है भैया? तो ये है एक सॉग्ने फ्योर्ड, ठीक है। SOGNEFJORD, भाई ये नॉर्वे की लॉन्गेस्ट फ्योर्ड है और डीपेस्ट फ्योर्ड है, ठीक है। अगर मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन दिखाऊं तो ये पूरे पहाड़ का एरिया है, ठीक है, जहां से आती है भाई ग्लेशियर्स और फिर वो मिल जाते हैं हमारे ओशियस और सीज में, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एरिड्स और सर्क्स क्या होते हैं, तो देखो ये एक आपको स्टीप सा, काफी स्टीप सा दिख रहा होगा पार्ट, ये काफी स्टीप सा पार्ट दिख रहा होगा यू शेप्ड वैली का, इसी को कहते हैं एरिड्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है जहां से ये हमारे ग्लेशियर्स आ रहे हैं, ठीक है, और यू कैन से एक छोटा सा हॉलो सा सर्कल टाइप का बनाते हैं, इन्हीं को कहते हैं हम सर्क्स, ठीक है। ये फ्योर्ड हो गया। अब बारी बारी आती है हमारे ड्यून्स की और यू कैन से टाइप्स ऑफ ड्यून्स की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इन्हीं को हम कहते हैं बार्कन ड्यून, ठीक है, या क्रेसेंट शेप ड्यून्स। अगर आप देखो इनका ये लाइक शेप कैसा रहता है इनका, कुछ ऐसा, 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 ठीक है। तो इन्हीं इसीलिए हम इनको कहते हैं क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स या बार्कन ड्यून्स, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लाइक एक सेकेंड, हाँ, ये हॉर्न वाला पार्ट है और ये पूरा ड्यून होता है,
ठीक है। नाउ ये वाला जो ड्यून है, ये बीच वाला, ठीक है, ये होता है हमारा ट्रांसवर्स ड्यून। आपको बस इनके नाम याद रखना और ये दिखते कैसे हैं ये याद रखना। और ये आप देख सकते थोड़ा थोड़ा स्टार शेप का लग रहा है, ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया है स्टार ड्यून, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई स्टैलेसाइट्स क्या होते हैं, स्टैलेग्माइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे भाई स्टैलेसाइट्स क्या होता है, स्टैलेग्माइट्स क्या होते हैं, ठीक है। और मैं आपको सर्क्स और एरीट्स का एक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दूंगा, ठीक है, अंडरग्राउंड रिवर्स का भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्क्स की, ठीक है, तो ये जो आपको ये इतना हॉलो पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ग्लेशियर्स आते होंगे, ठीक है? और ये जो इतना हॉलो पार्ट है इसी को कहते हैं हम सर्क, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एरीट की, ठीक है, तो पहली बात अगर मैं इसी पिक्चर में आपको, तो ये देखो, ये पूरा जो ये पार्ट जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा एरीट है, ठीक है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये एरीट होता है। ये जो इसकी पूरी डेप्थ है, ये पूरा इसका जो यू कैन से स्टीपनेस है, इसी को हम कहते हैं एरीट, ठीक है। ये इमेज आपकी एनसीईआरटी की है, आप देख सकते हैं ये रिफ्ट बन गया है पूरा विंड्स की वजह से। और ये जो खड़े हुए रॉक्स है ना, इन्हीं ये स्ट्रीमलाइन शेप के पतले से, इन्हीं को हम कहते हैं यरडैंग, ठीक है। अब देख सकते हैं ये सीलिंग से जो रॉक्स निकल रहे हैं, इनको कहते हैं हम स्टैलेसाइट, सी यानी सीलिंग। और यू कैन ऑल्सो से सी, ये ग्राउंड से भी कुछ रॉक्स इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, इनको कहते हैं हम स्टैलेग्माइट्स। क्या कहते हैं, स्टैलेग्माइट्स। तो भाई ये होती है एक केव, ठीक है, जहाँ पर पूरा वो कह सकते हैं आप, जब रॉक डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू एसिडिक वाटर, उसको कहते हैं हम एक केव। एंड फॉर द फीलिंग हियर्स द सिंक होल्स, ठीक है, ये जो रॉक्स में एक छोटा सा वो पार्ट वो ब्रेक डाउन हो जाता है, इनको कहते हैं हम सिंक होल्स। अगर मैं बात करूं अंडरग्राउंड रिवर्स की, तो ये आपके एनसीईआरटी की ही इमेज है, तो इसी को हम कहते हैं एक अंडरग्राउंड रिवर। एंड यू कैन से गंगोत्री रिवर यानी गंगा रिवर, एंड गुप्त गोदावरी रिवर एट चित्रकूट भी इसी तरीके से ओरिजिनेट करती हैं। आई होप सो आपको ये चैप्टर बड़े ही अच्छे से समझ आया होगा। एंड अब आपका क्या काम बनता है, भाई मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने समझ लिया क्या? नहीं, अब आपको पूरी एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेनी है, पढ़ लेनी है अच्छे से। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया उनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इससे आप प्रॉपरली इस चैप्टर को समझ जाएंगे और रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर देने के लिए। सो हियर कम्स द नेक्स्ट एंड द सेकेंड सरप्राइज, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी हाइट एक साल में तकरीबन कितनी बढ़ जाती है? डिपेंड्स, डिपेंड्स। अच्छा, क्या किसी लेके आइकन से इस मार्कर की हाइट बढ़ती है? क्या इस डस्टर की हाइट बढ़ती है? नहीं ना। क्या आपके रूम में लगा कबर्ड, उसकी हाइट बढ़ती है? आपके टेबल की हाइट बढ़ती है? नहीं। बट हेयर फन फैक्ट कि हिमालयाज अभी भी बढ़ रहे हैं। हाँ, उनकी हाइट हर साल बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? 2 इंच। 2 इंच कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अबाउट इतना। वो हर साल इतना इतना बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अपना ये यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट, ये ऐसे ऐसे थोड़ा 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 कन्वर्ज करती है, जिस वजह से उनके बीच का जो पूरा मैटर है ना, वो ऊपर थोड़ा थोड़ा आते रहता है और वो बढ़ती रहती है, ठीक है। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बस शर्त इतनी है कि आपको एनसीईआरटी की सभी टॉपिक्स को लिख लिख कर देखना होगा। आपको देखना होगा कि अगर इस टॉपिक से 5 मार्कर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी? अगर आंसर आ रहा है हाँ, आप लिख पा रहे हैं, इसका मतलब यू हैव प्रिपेयर्ड दिस चैप्टर। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट्स ऑन द वे। थैंक यू वेरी मच।